So guys, today we are going to start our connective tissue. Okay, so connective tissue एक इस टाइप का टिश्यू है जो बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में कनेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एज द नेम सजेस्ट कनेक्टिव, राइट। और अगर सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है तो वो भी क्या है मेरे पास, कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट को हम क्या बोलेंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, कैन आई से इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है दी मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज, तो एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और मेरे पास नर्वस, तो क्या बोलोगे? सो ऑफ कोर्स यू हैव टू से कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू। ओके गाइस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मेन काम मैंने भी क्या बताया, कहना इसे ये सपोर्ट करता है और लिंक करने में हेल्प करता है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन को। जैसे कोई टिश्यू है, टिश्यू को ऑर्गन से ऑर्गन से ऑर्गन को, तो इसका नाम ही कनेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स मेजर रोल इसका क्या होना चाहिए? सो इट्स मेजर रोल इन कनेक्शन एंड, और यू कैन से ऑल्सो लिंकिंग। ठीक है, वैसे कनेक्शन एंड लिंकिंग तो देखा जाए तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं फिर, कनेक्शन और लिंकिंग एंड टू सपोर्ट द organs and the tissues, support organ and tissues। ओके, तो देखा जाए तो जैसा कि इसका नाम है, तो ये हमारे पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग के लिए ऑर्गन के और टिश्यूज को जो हमारी पूरी बॉडी के हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर? तो क्या इसके सिर्फ यही फंक्शन लिमिटेड है? नो, कनेक्शन के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस किस चीज में मेनली इन्वॉल्व होगा, तो ये मेरे पास डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, टिश्यू रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शायद तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमारे पास क्या होता है, एक फैट स्टोरेज होता है, एडिपोज टिश्यू, राइट। तो ये हमारे पास फैट स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। हर किसी की बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट स्टोरेज होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी में कम। ठीक है, तो एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट पार्ट है वो कनेक्टिव है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, लिंक करना, सपोर्ट करना तुम्हारी बॉडी में। जैसे अगर तुम सो रहे हो तो क्या तुम्हारी सारी चीजें अंदर की नीचे गिर जाती हैं? नहीं। क्या आवाज आती है जब करवट बदलते हो तो? नहीं, ऐसे आवाज थोड़ी आएगी, बर्तन थोड़ी है जो आवाज आएगी ठंडन। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरी चीजें जो जो जहां पर है वहीं पे रहती है। तुम्हारा हार्ट यहाँ पर है, तो करवट लोगे तो हार्ट नीचे गिर जाएगा, इधर की साइड आवाज आएगी? नहीं आएगी, जो था वो वहीं पर ही है। तो बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू तो लिंक करता है, सपोर्ट करता है। यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो, अब ये क्या होता है, लूजली होता है या कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, टाइटली होता है, क्या लगता है? Sir, loosely. Loosely. अच्छा, तो मैं नहीं लगता कि दोनों हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब लूजली भी अरेंज हो सकता है और टाइटली भी हो सकता है, शायद ये मैं करवाया भी होगा, राइट। तो इसके जो सेल्स हैं वो दोनों टाइप से हो सकते हैं, और वो आगे डिवाइड भी होने वाला है। ठीक है, तो सेल्स दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो सेल्स आर आइदर लूजली पैक्ड और यू कैन से, और कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज, यू कैन ऑल्सो से कॉम्पैक्टली अरेंज। ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे इसका जो मैट्रिक्स है, जो जो इन सेल्स का जो फ्लूइड पार्ट होता है, जैसे तुम्हें पता है कि हड्डियों का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एकदम मतलब एकदम हार्ड होता है, राइट। तो उसके अंदर क्या बड़े होते हैं, कैल्शियम होता है उसके अंदर, तो वो हार्ड हो जाता है, इसलिए हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब मैं इसका मैट्रिक्स की बात करूंगा, जो इसका फ्लूइड पोर्शन है उसकी बात करूंगा, तो देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। क्या ना, इसे कनेक्टिव के अंदर फाइबर्स हो सकते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तुमने शायद Yes, टिश्यू sir. फ्लूइड देखा होगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनके जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुम ब्लड की बात कर रहे हो या हड्डियों की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स वो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, यस। सर कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो यूज हो सकता बिल्कुल, है। अगर ब्लड की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स, तो डिफेंस हो गया। ये तो मैंने एक्सेट्रा का मतलब क्या है, कि एक्सेट्रा के अंदर और भी चीजें आ जाएंगी। ऑफ कोर्स ब्लड आएगा तो वो ट्रांसपोर्ट करवाता है चीजों को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट को। ठीक है, तो एक्सेट्रा में कंसिडर कर लिया था वो।
ये ए हटा देना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन भी करवा देता है, राइट। यस सर। प्रोटीन Yes, sir. फाइबर्स और टिश्यू फ्लूइड भी हो सकते हैं उसके अंदर, टिश्यू फ्लूइड, और बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे मैंने बताया होगा मैक्रोफेज, मास सेल, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये होते हैं, राइट। तो ठीक है, आई होप ये वाला इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कनेक्टिव टिश्यू का, राइट। तो देखो आई गेस मैंने ये चीज पहले भी करवा रखी होगी। तो देखो अब मेरे पास अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास 3 पोर्शन में मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले मैंने इसे किससे डिवाइड किया था, आई गेस याद होगा। Yes, sir. तो मेरे पास एक आएगा, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो ये कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले डिवाइड होगा, एक सेकेंड। तो मेरे पास आता है पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, याद आया। तो Yes. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो क्या होता है ये, यस कोई बता सकता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता होगा। देखो इसका जो मैट्रिक्स होता है ना वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड पे कुछ ज्यादा हो गया एक साइड पे कम, बिल्कुल होमोजीनियस है। जैसे तुमने होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा है, बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म हर जगह पे बिल्कुल एक जैसा होता है, राइट। अगर तुम पानी के अंदर नमक डालते हो तो वो होमोजीनियस ही तो होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। पानी ऊपर भी जैसा टेस्ट आता है वैसे नीचे आता है। लेकिन मान लो अगर तुमने चीनी डाल दी और घोली नहीं तो ऊपर ऊपर टेस्ट कम आएगा और नीचे नीचे एकदम चीनी आ जाएगी। तो क्या वो होमोजीनियस था, वो हेट्रोजीनियस था ना। तो इसका मतलब जो ये अभी मैं लिखवाऊंगा, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। ऐसी अगर मान लो मैं कनेक्टिव के अंदर एक लेता हूँ मैं अपना स्केलेटल टिश्यू, तो स्केलेटल टिश्यू कैसे होने चाहिए, हार्ड या सॉफ्ट, स्केलेटल टिश्यू। कार्टिलेज और बोन। तो ये हार्ड, तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या, हार्ड एंड रिजिड होना चाहिए, राइट। क्या इनके अंदर कोई सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। हमारी हड्डियों में ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है, फास्फोरस का नाम सुना होगा किस तुमने, ठीक है। तो ऐसे फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे के सारे सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक बोला जाता है जिसके अंदर कार्बन नहीं होती। अब आता है मेरे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। ज्यादातर क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो ब्लड और, अच्छा तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, लिक्विड। हाँ ऑफ कोर्स, राइट। तो इसका मतलब अब देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, मैंने क्या बताया अभी, इसका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ये स्वास्तिका, यूनिफॉर्म। हाँ मैट्रिक्स थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए एंड यू कैन से होमोजीनियस। यूनिफॉर्म का मतलब होमोजीनियस ही होता है, वेरी गुड, यस। अच्छा तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इसके अंदर फाइबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, जैसे मैं अभी करवाऊंगा स्ट्रक्चर, राइट। इसी के अंदर लूजली और पैक्ड भी आता है, राइट, फर्दर। तो अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल हो सकते हैं, मास सेल होता है, मैक्रोफेज होता है, बहुत सारे फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है, फिब्रिनोजेंस होते हैं, यस। अच्छा स्केलेटल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता होगा, हार्ड। तो ये काफी हार्ड होता है, हड्डियां हो गई जैसे हमारे पास, यस। तो इसका जो मैट्रिक्स है इट्स क्वाइट हार्ड, मैट्रिक्स इज हार्ड, ये इज है, ठीक है। एंड क्या इसके अंदर सॉल्ट्स हो सकते हैं, यस सर। क्या बोलते हैं उन सॉल्ट्स को, अभी अभी जस्ट बताया, प्रेजेंस ऑफ, फॉस्फोरस। हाँ कैन आई से दीज आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक। ठीक है। यस सर। तो इनऑर्गेनिक का मतलब जिसके अंदर बेसिकली हम कार्बन लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और फ्लूइड के अंदर मैट्रिक्स कैसा होगा प्यारे मेरे बच्चों, लिक्विड। Liquid. मैट्रिक्स इज लिक्विड, गुड। तो ये तो हो गया चलो इनके बारे में। अब अगर हम इसी के अंदर बात करते हैं, जैसे मान लो ये टिश्यू है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर मैंने 2 चीजें लिखवाई तुम लोगों को, एक बताया था मैंने लूज और एक बताया था डेंस, राइट। कुछ कुछ याद आ रहा है ऐसा। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर हमारे पास 2 मेन चीजें आती हैं। एक होता है मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू, आई मीन एक होता है लूजली बाउंड और एक होता है टाइटली बाउंड, राइट। तो एक जगह पे तुम सेल्स देखोगे काफी लूजली अरेंज हो रखे होते हैं और एक जगह पे देखोगे काफी डेंसली अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। तो मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक है लूजली बाउंड
और एक है टाइटली बाउंड, और यू Tightly. कैन से डेंस कनेक्टिव, राइट, लूजली और डेंस। तो अब अगर मैं लूजली की बात करता हूँ तो लूजली के अंदर हमने दो टाइप के पढ़े थे, राइट, तो वो दो टाइप Areolar and adipose. Areolar and adipose. Yes. तो डेंस कनेक्टिव, Areolar and ओके ओके ओके, गॉट इट। तो लूजली कनेक्टेड टिश्यू के अंदर मेरे पास दो मेन चीजें आती हैं, एक होता है मेरे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है मेरे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वैष्णवी कुछ कुछ याद आ रहा है? एरियोलर एंड एडिपोज, आई गेस ये फेमिलियर टर्म है। स्वास्तिका, yes sir, याद है सर। ओके। ऐसे मेरे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास क्या होते हैं? रेगुलर होते हैं, एक Yes. इरेगुलर होते Very हैं। good. Tender and regular. एक होते हैं डेंस रेगुलर, पढ़ेंगे अभी हम इसके बारे में, और एक होता है मेरे पास डेंस इरेगुलर, Irregular. ठीक है। सो वी हैव लूजली एंड डेंस, और डेंस के अंदर भी एक रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, और एक होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। तो हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस प्रॉपर वाली चीजें बच्चे भूल जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो सॉफ्ट और होमोजीनियस होता है, वो फर्दर डिवाइड करता है लूजली और डेंस के अंदर। लूजली के अंदर दो टाइप के आते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस के अंदर एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इरेगुलर। इज दैट क्लियर आर्यन? आर्यन Yes, कुमार, sir. ओके, एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वैसे किस टिश्यू का पार्ट है? Connective tissue proper. Connective tissue proper. Connective proper tissue. तो वैसे मैंने एक चीज तुम्हें लिखवाई थी, यस, तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे यूज होता है वैसे सिमरन, कुछ एनी आइडिया कहाँ कहाँ पे यूज होता है? देखो कभी कभी ये क्वेश्चन Sir, भी आता है, linking में. ठीक है। लिंकिंग में तो पूरा ही हो गया, रिपीट कर श्योर 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 श्योर। एरियोलर कनेक्ट, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ स्किन और मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। यस, तो एरियोलर वैसे वो लूज ही हो गया, ठीक है, तो एरियोलर लूज ही होता है, तो इसलिए लूज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखोगे सारे बच्चे, तो इसका मतलब हमारे ब्लड वेसल्स के आसपास, हमारे बोन मैरो के अंदर, हमारे स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर ज्यादातर कौन सा टिश्यू होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जैसे मैंने एक चीज बताई हुई थी कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब फिक्स हैं या फिर उधर उधर चली जाती हैं? फिक्स है ना, इंटेस्टाइन है तो वहीं पे रहेगा, हार्ट है तो वहीं का वहीं रहेगा, जितनी भी चीजें फिक्स्ड हैं, तो उन सबको अटैच करने के लिए क्या चीजें यूज होती हैं? एरियोलर, राइट। तो इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? तो वी कैन से इट इज फाउंड इन, तो एक तो स्किन एंड मसल्स, ठीक है। अच्छा, क्या ये ब्लड वेसल्स के आसपास ही पाया जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से अराउंड द ब्लड वेसल्स? सर नर्व्स। बिल्कुल, Yes, sir. तो अराउंड दी ब्लड वेसल्स है हमारे पास एंड नर्व्स, सर बिटवीन ऑर्गन्स। बिल्कुल 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 होगा, ठीक है, इन दी बोन मैरो। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गन है मोस्टली, तो उनके आसपास भी ये होता है, ठीक है, सारी चीज ताकि फिक्स रह पाए, ताकि वो मूव ना कर पाए। तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी जैसी है वैसी कैसे फिक्स रहती है, आई मीन जो हमारे पास स्पेस है, जैसे एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, तो बीच में स्पेस है, तो क्या ये ऑर्गन मिल जाते होंगे जब हम भागते होंगे तो? नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना। तो इसलिए जो भी स्पेस होता है उसको फिल कौन करके रखता है? एरियोलर। तो कहना इसे इट, तो जितना भी हमारे पास स्पेस आता है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, चाहे वो अंदर की बात हो, ठीक है, मोस्टली स्पेस अंदर ही है, तो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो ये जब फिल स्पेस, जब ये स्पेस को फिल करता होगा फिर क्या होता होगा? उस स्पेस के फिल करने से बेसिकली तुम्हें क्या मिलता होगा? कहना इसे सपोर्ट मिलता होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, राइट, तो तुम्हें पता है कि मान लो अगर ये ऐसे करके एक लैंटर डाला है, ठीक है, एक छत डाली हुई है, ठीक है, तो अब नीचे नीचे क्या है? गैप है। लेकिन अगर मान लो कि अगर यहाँ पे एक पिलर लगा के खड़ा कर दिया जाए,
और यहाँ पे भी एक पिलर लगा के खड़ा कर दिया जाए, तो बताओ इस रूफ को एक सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा ना, यही तो करते भी हम, जितने प्रोजेक्ट है तुम्हारे आसपास, जितने भी कंस्ट्रक्शन है, उन सबको सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास स्पेस फिल कर दिया गया है, खाली स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब एक तरह से ये सपोर्ट कर रहा होगा इंटरनल ऑर्गन्स को। एम आई राइट साहिल? Yes, sir. वैष्णवी? Yes, sir. सपोज द इंटरनल ऑर्गन। Yes, sir. तो ये एरियुलर टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, तो इसके मैट्रिक्स के अंदर मैंने शायद तुम्हें बताया भी था, बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के फाइबर्स होते हैं, राइट? फाइबर्स का मतलब क्या, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए थे, राइट? तो मेरे पास येलो इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, वो थ्रेड, यस। तो यस, तो और इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे टाइप के सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये सब भी इसके अंदर तुम्हें मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। तो मैं एक बार मैट्रिक्स का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर दो टाइप की चीजें तुम्हें मिलेंगी, एक फाइबर्स, फाइबर्स का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और दूसरा सेल्स, राइट? तो फाइबर्स की जब मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स के अंदर जो फाइबर्स है, तो फाइबर्स का मतलब क्या होता है, क्या नहीं से फाइबर्स होते हैं हमारे पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? तो एक तो होता है वाइट फाइबर्स, ठीक है, और एक होता है मेरे पास येलो फाइबर्स। तो व्हाइट फाइबर्स एंड द येलो फाइबर्स। अच्छा, व्हाइट फाइबर्स का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेजिन। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ये भी पाया जाता है, बोला जाता है कि बताओ कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं कोलेजिन। या कभी कभी नीट में एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाली क्या चीज होती है, तो वो आंसर भी उसका क्या होता है, कोलेजिन होता है, राइट? और येलो फाइबर्स की जब मैं बात करता हूं, तो येलो फाइबर्स के अंदर क्या बोलते हैं उसे, इलास्टिन, ओके। तो व्हाइट फाइबर्स क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कोलेजिन, और येलो फाइबर क्या होता है, उसका नाम इलास्टिन, रिमेंबर। अच्छा, और सेल्स मैंने कौन कौन से बताए? यस, मेरे पास मैक्रो, एक होता है मेरे पास मैक्रोफेज, जैसे मैंने एक बार बताया भी थे तुम लोगों को, अगर किसी को एड्स होता है, तो एड्स में उसका कौन सा सेल डैमेज हो जाता है, मैक्रोफेज। क्योंकि जो मैक्रोफेज होता है वो क्या करता है, ये मैक्रोफेज एक तरह से तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये मैक्रोफेज बाहर के सेल्स को खा लेता है, इंगल्फ कर, फैगोसाइटोसिस कर देता है, तो खा के उन्हें खत्म कर रहा है। इसका मतलब बाहर के जितने भी सेल आ रहे हैं, अगर इनको खत्म कर रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अगर लेकिन लेकिन अगर एक HIV अगर मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या फिर वो अच्छी बात होगी भाई? ये तुम्हारे बाहर के सेल्स को मार रहा था, अब इसी को मार दिया गया, तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए मैक्रोफेज। ऐसे मैंने एक बोला मास्ट सेल होते हैं, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे तुम्हें फैट सेल्स मिलेंगे, फैट सेल्स, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फिब्रिनोजेंस में मिलेंगे, फिब्रियोसाइट्स बोलते हैं उसे, बिल्कुल, फिब्रोब्लास्ट भी बोल सकते हो, फिब्रियोसाइट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो कि हमें कहाँ पे मिलते हैं, बेसिकली एरियुलर के अंदर, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो बस अगर मैं यहीं पर ही बोलूंगा कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप की चीजें होती हैं एरियुलर टिश्यू के अंदर, तो फिर तुम क्या बोलोगे? यस, वेरी गुड। तो मैं एक बार एक डायग्राम दिखाया था, वैसे तो मैंने डायग्राम दिखाया भी था, राइट? तो लेकिन स्टिल एक बार और देखोगे तो ठीक रहेगा। देख पा रहे हो सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है और बीच बीच में जो तुम ये सेल देख पा रहे हो, देखो एक साइड राइट साइड में देखना, ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? इसमें दिखाया हुआ अभी फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजिन फाइबर, मैक्रोफेज, इलास्टिन फाइबर, राइट? तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी में इस तरीके से स्पेस को फिल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये हमारे पास है एरियुलर टिश्यू, ठीक है। तो एरियुलर टिश्यू इस तरीके से थ्रेड होते हैं और उसके अंदर सेल्स होते हैं बहुत सारे। तो ये हमारे पास है एरियुलर टिश्यू। एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, देख रहे हो, sir. इलास्टिन फाइबर भी है, कोलेजिन फाइबर भी है, और ये इस तरीके से थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है। तो और मैक्रोफेज भी होते हैं, मास्ट सेल्स भी होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एरियुलर टिश्यू। नाउ ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास एरियुलर टिश्यू का। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ अपना एडिपोज टिश्यू, तो अगर मैं एडिपोज टिश्यू की बात करता हूँ नेक्स्ट, तो ये भी लूज है या ये मेरे पास डेंस है?
या ये कुछ और है? तो इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में टाइटली अरेंज थे या थोड़ा डेंसली? यस सर लूजली। लूजली। तो ये मेरे पास क्या है? एडिपोज टिश्यू। अच्छा, एडिपोज टिश्यू से मैंने बताया था हर किसी की बॉडी के अंदर फैट सेल्स होते हैं, राइट? जैसे मैंने Yes, sir. बोला भी, जैसे मान लो एक बहुत ही पतला बच्चा है और एक बहुत ही हेल्दी बच्चा है, ठीक है, और दोनों ने करंट मतलब एक तार को छू लिया जिसके अंदर करंट आ रहा था बहुत तेज, तो किसको ज्यादा करंट लगता है? मोटे वाले को या पतले वाले को? पतले वाले। पतले वाले को। क्यों? क्योंकि मोटे वाले के जो सेल्स होते हैं, जिसके पास बहुत सारे फैट सेल्स होते हैं, तो वो इंसुलेशन का काम करते हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि खूब खाओ और खूब फैट बढ़ाओ, देखो हमें अब करंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है अगर ज्यादा करोगे तो ऐसे। बट यस, जो हमारे पास फैट सेल्स होते हैं वो इंसुलेशन का मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तुमको। अच्छा, तो मैंने एक चीज और बताई थी, ये जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू का मतलब बेसिकली फैट सेल्स होते हैं। तो इन फैट सेल्स का मैंने नाम बताया था, एक कोई बता सकता है? एडिपोसाइट। वेरी गुड। तो इनका एक नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फैट सेल्स। और अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, और बायोलॉजिकल वे में तो एडिपोसाइट्स भी बोल सकते हैं। एडिपो जैसे आरबीसी है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं अच्छी लैंग्वेज में? एरिथ्रोसाइट। देखो, वेरी गुड। और डब्ल्यूबीसी को? ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स को? थ्रोम्बोसाइट। वेरी गुड, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो भी फैट बन रहा होगा वो सब किसकी वजह से बन रहा होगा? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट से। Adipocytes. अच्छा, ये कहाँ पे होते हैं वैसे ये फैट सेल्स? फैट तुम्हें कहाँ पे मिलता है तुम्हारी बॉडी में? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। Very good. इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ, इंटरनल ऑर्गन भी तो बोल सकते हैं, राइट? सो कैन आई से दे आर लोकेटेड बिटवीन, आई गेस ये मैंने लिखवाया भी था, तो दे आर लोकेटेड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड द स्किन। और अच्छा, वैसे स्किन है तो स्किन के ऊपर या स्किन के नीचे? नीचे। ऑफ कोर्स, स्किन के ऊपर क्या करेगा? स्किन के ऊपर होगा तो लोग तो ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर तो कोई मोटा होगा ही नहीं, राइट? तो ऑफ कोर्स स्किन के नीचे होता है, ठीक है। यस, तो देखा जाए तो ये हमारे पास फैट सेल्स का एक सोर्स माना जाएगा या नहीं? ऑफ कोर्स माना जाएगा। सो कैन आई से इट इज अ फैट रिजर्वॉयर। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी में एक तरह से फैट का रिजर्वॉयर होता है, तो वो बेसिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से फैट स्टोरेज भी है, ठीक है। तो फैट स्टोरेज भी यही करवाता है। तो जितना भी जिसकी बॉडी में है फैट, तो इसका मतलब वो सब एडिपोसाइट की ही देन है, ठीक है। तो ज्यादा खाओगे फैट तो ऑफ कोर्स ज्यादा बनाएगा भी, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो एक मैंने इसका मेन फंक्शन बताया, ये क्या चीज में हेल्प करता है? कैन आई से इट इज अ शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू। यस सर। तो ये शॉक एब्जॉर्बिंग है, तो ये अपने आप में एक गुड फंक्शन है या बैड फंक्शन है? गुड फंक्शन। तो शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन है, मतलब एक स्ट्रक्चर है ऐसा। जस्ट गिव मी वन सेक। एक सेकंड। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? यस सर मेरी स्कूल की क्लास चल रही है सर, फोरम के लिए सर, मैं ये नहीं कर पाऊँ सर, आप मुझे No, sure. रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे? श्योर, डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये शॉक एब्जॉर्बिंग है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग अ इंसुलेशन। तो ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? एडिपोज टिश्यू के अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये एडिपोज टिश्यू के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे फैट होंगे, तो फैट का कलर यूजुअली हम किससे दिखाते हैं? वैसे येलो कलर से, ठीक है ना। तो एक बार मैं डायग्राम दिखाया था, तो आई गेस तुम लोग देख सकते हो। तो एडिपोज टिश्यू जितना भी फैट होता है तो वो हमारी बॉडी में इस तरीके से दिखता है। ये अंडे मत बोलना इसे कि मुर्राबी के ये एक तरह से चतुर्मुख के अंडे हैं, नहीं। ठीक है, देख रहे हो ये सब? तो ये सब हमारे पास क्या, एक तरह से ये फैट सेल्स हैं। तुम देख पा रहे हो? राइट साइड में देखो एक बार जूम Yes, करके। sir. ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास? एडिपोज टिश्यू, जो कि येलो येलो तरीके से दिखाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं उनके। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास लूज की बात की गई थी, तो इसके अंदर मेरे पास ये दो चीजें मेनली आती हैं, ठीक है। अब अगर मैं डेंस, तो लूजली तो हमने पढ़ ही लिया, क्योंकि देखो लूजली अरेंज है, कोई टाइटली जैसा कोई स्ट्रक्चर मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर, राइट? तुम देख रहे होगे। अब अगर मैं डेंस की बात करता हूँ,
तो डेंस के अंदर देखो सबसे ज्यादा हमारे पास जो चीजें आती है मैंने बताया भी था, एक होता है मेरे पास टेंडन और एक होता है मेरे पास लिगामेंट, राइट। तो टेंडन और लिगामेंट के अंदर आता है मेरे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ डेंस रेगुलर, डेंस डेंस के अंदर मैंने दो चीजें लिखवाई थी ना, रेगुलर और इरेगुलर। तो अगर अब मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता हूँ, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेरे पास आता है सबसे पहले रेगुलर। तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका मतलब ये जो सेल्स हैं ये मेरे पास क्या चलते हैं, बेसिकली ये पैरेलल लाइन के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है। एक पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। अब ये पैरेलल जो ये फाइबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। कोलेजन फाइबर, फिब्रियोब्लास्ट, इसके अंदर बहुत सारी टाइप की सब चीजें होती ही हैं। तो कोलेजन फाइबर कैसे अरेंज है, ये कहना ही से पैरेलल रोज में हमारे पास कोलेजन फाइबर होता है हमारी बॉडी में, और ये कोलेजन फाइबर ऐसे पैरेलली अरेंज है, पैरेलल। तो ये इस तरीके से चलता जा रहा है। अच्छा, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये मेरे पास क्या है बताओ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, जैसे कोई ऐसे ऐसे करता है तो ये स्ट्रेचिंग तो हुआ थोड़ा सा, बेबी के तुम ऐसे ऐसे करते हो तो वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हुई या नहीं हुई? क्या जब तुम बेबी को ऐसे करते हो तो क्या उसका ये ऐसे निकल के आ जाता है बाहर? नहीं, ऐसा नहीं आता है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो चीजें होती हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होती हैं, थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वी कैन से तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यस सर। तो ये बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन काफी अच्छे। यस यस, तो फाइबर की स्पेलिंग गलत है। फाइबर की स्पेलिंग गलत है? ओह सॉरी, देखो ये हमारी विपक्ष है, ये एक्चुअली गलतियां निकालती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात। एक और गलती थी। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास फाइबर में आता है, जैसे सेंटर के अंदर आईएलसी सेंटर है ना हमारा, तो फाइबर के अंदर यहाँ पे आर ही होना चाहिए था, राइट। एम आई राइट? तो कोलेजन फाइबर से हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास बहुत समझाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और हमारे पास अब क्या करें, हमें थोड़ा सा पोजीशन को शांत करना पड़ता है ना, ठीक है। तो उनको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ समझाया गया है, ठीक है। तो टेंसाइल टिश्यू होता है, ये टेंसाइल का मतलब अपने आप में क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाए, ठीक है, स्ट्रेचेबल। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। अच्छा देखो, ये अब बेसिकली डेंस के अंदर कितनी चीजें आती हैं, टेंडन और लिगामेंट। ये आई गेस तुमने पढ़ा भी होगा। तो टेंडन और लिगामेंट, देखो हमारे पास जैसे मेरा ये हाथ है तो तुम देख रहे हो कि एक जब तुम चिकन विकन खाते हो तो हड्डी के ऊपर वो मसल होती है। यस सर। तो जब वो हड्डी के ऊपर मसल होती है तो तुम हड्डी कुछ लोग तो हड्डी भी खा जाते हैं उसके साथ साथ, लेकिन मेनली क्या है, मसल लोग खाते हैं उसकी, राइट, जो ऐसी चीजें खाते हैं लोग। तो इसका मतलब मसल हड्डी से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब उसके लिए भी कोई ना कोई टिश्यू होगा जो उसको जोड़ के रखा होगा। अच्छा देखो, मेरी एक हड्डी है, क्या ये दो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है बीच में? यस सर। अलग थोड़ी कर सकता हूँ मैं। तो इसी को देखते हुए यस, तो इसी पे देखते हुए मेरे पास आ रहा है टेंडन और लिगामेंट। तो टेंडन और लिगामेंट के अंदर डिफरेंस भी आता है स्कूल के अंदर काफी, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, टेंडन किससे मिलके बनता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलके क्या बनता है मेरे पास? टेंडन। एवरीबॉडी रिमेंबर दैट, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू क्या बनाएगा? टेंडन। लेकिन ये किससे बनेगा फिर? मैंने अभी दो ही तो बताए, तो ये येलो से बनेगा। तो येलो फाइब्रस टिश्यू से क्या बनेगा? लिगामेंट। येलो फाइब्रस टिश्यू। अच्छा, मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। टेंडन, ठीक है। तो टेंडन कनेक्ट करती है, यस। तो इट कनेक्ट्स अ मसल टू बोन, मसल टू बोन। जैसे पहले ना एमबीटी की बुक्स आती थी, तो वैसे तो एक गंदी से ट्रिक है, कुछ है नहीं, तो मैंने उसको कर रखा है एमपीटी। तो एमपीटी का मतलब मसल टू बोन को कौन कनेक्ट करेगा? ये टेंडन। तो एमपीटी याद रखना, बाकी तो तुम याद ही रखो, क्या ट्रिक के क्या ही करनी, कुछ है ही नहीं। और यस 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 सर, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। यस श्योर श्योर। और अगर मैं लिगामेंट की बात करता हूँ तो ये किसको कनेक्ट करता है? तो कनेक्ट्स बोन टू बोन्स, ठीक है। और यू कैन से टू बोन्स, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंडन है मेरे पास, जरा बताने में से फ्लेक्सिबल कौन है? लिगामेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल है या टेंडन? क्या लगता है? लिगामेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। और स्ट्रॉन्ग भी कौन सी है?
Ligament. लिगामेंट। लिगामेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है लिगामेंट। कभी कभी क्वेश्चन आते थे स्ट्रॉन्ग एंड दी फ्लेक्सिबल टिश्यू इज टेंडन लिगामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है लिगामेंट होता है। सर टेंडन भी तो स्ट्रांग होता है ना? टेंडन भी स्ट्रॉन्ग होता है बट एक्चुअली से सर स्ट्रॉन्ग की लिमिटेड जगह उसको लिमिटेड। टफ बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। टफ बोल सकते हो, ठीक है। तो टफ और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टफ बोलते हैं ज्यादा। बट ये फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बहुत कम है, लिगामेंट हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, राइट एवरीबडी। तो ये टेंडन और लिगामेंट है हमारे पास डेंस के अंदर। यस यस बता देना कितना ऊपर करना है और थोड़ा। यस सर, बस हो गया। ओके तो ये हमने क्या पढ़ा था अभी? तो ये रेगुलर था या इरेगुलर था? यस पीपल, रेगुलर। इरेगुलर था, ठीक है। देखो इरेगुलर के अंदर रेगुलर। इरेगुलर के अंदर कुछ खास अभी तुम्हें पढ़ना नहीं है क्योंकि तुम अभी मतलब आगे जाके पढ़ोगे, बट स्टिल तो देखो ये इरेगुलर हमारे पास एक ऐसा टिश्यू जो इरेगुलरली प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। तो ये इस टाइप की मसल होती है, जैसे जॉइंट के कैप्सूल्स बने होते हैं, ठीक है, और हमारे बहुत सारी कैपिलरीज के आसपास होता है। तो एक इरेगुलर टिश्यू है, उसका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, उसको हम इरेगुलर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या है, काफी रेगुलर है, काफी कोलेजन फाइबर्स है और एक बहुत ही विस्कस सा मैट्रिक्स है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा मैट्रिक्स भरा हुआ है उसके अंदर। तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंस इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर का कोई पर्टिकुलर तुम्हें पढ़ना नहीं है, बट हाँ अगर पूछ लिया जाए कि स्किन के अंदर ज्यादातर कौन सा टिश्यू हमें देखने को मिलेगा जो कि मसल्स को भी अटैच करके रखता है, तो तुम सिंपल बोल दोगे इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। वैसे इरेगुलर काफी कम पूछा जाता है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो इरेगुलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, रेगुलर वाला एग्जाम में आता है, ठीक है। तो रेगुलर वाला ही तुम्हें बताना है। तो रेगुलर वाला पूछा नहीं जाएगा, बट इस तरह का पूछ भी ले तो सिंपल क्या याद रखना है कि ये बहुत सारे मसल्स को पैक करके रखता है और ये स्किन के अंदर ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। इज फाउंड अंडर द स्किन या इनसाइड द स्किन, ठीक है। एनी डाउट है? नो सर। नो सर। तो देखो ये तो था हमारे पास सिंपल जो अभी हमने प्रॉपर के बारे में पढ़ा, ठीक है, एपिथेलियल आई मीन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अपना, तो सबने नोट डाउन कर लिया है? यस सर। ठीक है। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, देखो स्केलेटल तो हम पढ़ ही लेंगे, कार्टिलेज और लिगामेंट वो तो सबने आई मीन कार्टिलेज हो गया और मेरे पास बोन हो गया, ठीक है। तो लिगामेंट तो भी हमने पढ़ ही लिया। तो अब हम आ रहे हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आना चाहिए? ब्लड और लिम्फ। तो हम आ रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो होती है मेरे पास, सबसे पहले तो ब्लड है। ब्लड बहुत वाइडली पूछा जाता है, राइट, एग्जाम के अंदर। तो देखो ब्लड के लिए आई गेस मैंने काफी डिटेल में ले रखा है, बट स्टिल तो देखो अब ब्लड जो होता है, क्या ब्लड के अंदर कुछ लोग बोलते हैं ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या ब्लड के अंदर मोस्टली आरबीसी ही होते हैं, तो ये बात सही है? नहीं। नो सर। अच्छा कितना कितना परसेंट होता होगा आरबीसी ब्लड का एक तरह से देखा जाए? हाफ। अच्छा हाफ श्योरिटी। सर जितने भी चीजें होती हैं सब 25% होता है। 45%। बहुत ही कम, 15% बोलो सो एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ब्लड का 55% क्या होता है हिस्सा? प्लाज्मा। प्लाज्मा। 55% हिस्सा तो हमारे पास में पढ़ाया था पूरा चार्ट बना के। हाँ, तो ये 55% तो हमारे पास प्लाज्मा ही होता है। अच्छा तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन कितना हुआ? उसको हाँ 45%, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पस्कल्स, राइट। कभी कभी कुछ लोग इस ब्लड कार्पस्कल्स पे ध्यान नहीं रखते, कभी कभी जब आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो अब इस ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर देखो जो कि 45 है पूरे ब्लड का तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। तो जैसे किसी भी से तुम पूछना रैंडम लोगों से कि ब्लड हो गया, ओए भाई ब्लड, तो वो क्या सोचता है? वो खून निकल गया। लेकिन ब्लड का मतलब एक्चुअली में सिर्फ खून ही है क्या? बहुत सारी प्लाज्मा भी तो है और प्लेटलेट भी है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम हमेशा खून को ही क्या समझते हैं? ब्लड ही समझते हैं, राइट। तो इसीलिए तो अब हमारे पास तो मेन चीजें कौन कौन सी आ जाएंगी इसके अंदर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा तो ये तो कॉमन लैंग्वेज हो गई इनकी, राइट। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें तो कॉमन लैंग्वेज ही याद नहीं होती। सर आप क्या कह रहे हो, इतना क्या ये सब कैसे याद होगा? तो श्रद्धा है, ठीक है। तो एराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का क्या नाम बताया था? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट। अरे सक्षम फिर आ गया।
अभी तो चला गया था ये, ठीक है। ऐसी प्लेटलेट का क्या होता है मेरे पास, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ ब्लड का आपस जो कि 45% है, राइट, ठीक है। अच्छा, मैंने WBC के अंदर भी एक कैटेगरी बताई थी, याद आया, एनएल मैब। यस सर। तो एनएल मैप का मतलब अपने आप में क्या होता है, मैंने बताया जब भी तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसके अंदर जब तुम्हें कौन सी बीमारी है तो तुम्हारी एक रिपोर्ट आती है, उसमें तुम्हें एनएल मैप दिया जाता है, न्यूट्रोफिल। न्यूरोफिल्स और ये सब। हाँ, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, उससे कम लिम्फोसाइड होते हैं, उससे कम मोनोसाइट, ऑसिनोफिल उससे कम होते हैं, और बेसोफिल सबसे कम। बहुत ही कम। अच्छा, मैंने शायद को बताया भी होगा, एक बार मैंने टेस्ट करवाया था, मेरा बेसोफिल 0 आया था। तो क्या ये बहुत बुरी बात थी मेरे लिए? अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक ठीक था। क्यों? क्योंकि बेसोफिल सबसे कम होते हैं, तो अगर 0 भी आ रहा है या बहुत ही कम आ रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे कम यही होने चाहिए। लेकिन मान लो तुम्हारी बॉडी में उल्टा हुआ, जैसे मान लो वानिका ने टेस्ट करवाया, उसका न्यूट्रोफिल एकदम 0 आया, तो इसका क्या मीनिंग है? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, ये बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो न्यूट्रोफिल सबसे कम नहीं होने चाहिए। देखो, अगर न्यूट्रोफिल का मान लो ये एनएल मैप की जगह पे ऑर्डर अगर तुम्हारा चेंज हो गया ब्लड में, इसका मतलब क्या है, जरूर तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है राइट नाउ, यस और नो? क्यों? ये न्यूट्रोफिल कम क्यों हो गया होगा? कि न्यूट्रोफिल जरूर, पक्की बात है कि इसे लड़ रहा होगा, और लड़ने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, एम आई राइट? लेकिन अगर ये बिल्कुल बराबर आए तो इसका मतलब क्या, तुम्हारी बॉडी में कोई अभी डिजीज चल रही है? नहीं चल रही, ठीक है। तो इस ऑर्डर से पता लग जाता है कि तुम्हें इस टाइम पे कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है या नहीं है। तो इसके लिए हम WBC के कितने टाइप्स होते हैं? 5। एनएल मैब, और ये एनएल मैब का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, एल का मतलब लिम्फोसाइट्स। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ल्यूकोसाइट और एल और एल तो एक ही बात होती है ना, क्या ये एल और एल ये सच में एक ही बात है? ये लिम्फोसाइट है और वो ल्यूकोसाइट है, थोड़ा ध्यान रखना। लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट दो अलग चीजें हैं। लिम्फोसाइट के अंदर ल्यूकोसाइट है या ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट है? ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट। यस। एम का मतलब मोनोसाइट्स, ई का मतलब ऑसिनोफिल, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ऑसिनोफिल्स। ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिटेल में है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे बैच के बच्चे भी हैं। सर एनसीईआरटी में तो इतना डिटेल नहीं है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लो। ये तो वैसे भी वैसी बात है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई। साइंस के बच्चे को अगर ये नहीं पता तो क्या पता होगा फिर? तो ये तो वैसे भी पता ही होना चाहिए ना। ओ सॉरी, मैंने ये बना दिया। तो जब भी तुम टेस्ट वेस्ट करवाते हो, रिपोर्ट में करवाते हो, मान लो तुम्हें डॉक्टर कुछ पूछ रहा है और तुम उसकी शक्ल देख रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, डॉक्टर कहेगा बताओ कैसे बच्चे, तो इसलिए वैसे नहीं सोचेगा वो, ठीक है, स्टिल। तो ये हो जाएगा मेरे पास बेसोफिल। पर सर आप होंगे ना तो पक्का ठीक सोचते है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, तो ये तुम पर्सनल अटैक कर रही हो, ठीक है, तुम्हें विपक्ष का दर्जा दिया गया है, तुम डायरेक्ट हमला करोगी? और नहीं तो ठीक क्या। है, ठीक है। तो वैष्णवी देख लो तुम्हारे सामने क्या बोल रही है, और तुम कुछ नहीं कह रही हो। क्या हो रहा है सर इसमें? ठीक है, तुम भी हमला करो, तुम्हारा काम है टीचर की रक्षा करना, ठीक है, बच्चों का काम होता है। तो हाँ सर, मैं करती हूँ हमेशा। तो देखो, अब हमारे पास प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि एल्बुमिन कहाँ पे होते हैं, ग्लोबुलिन कहाँ पे होते हैं, फिब्रिनोजन कहाँ पे होते हैं, वाटर कहाँ पे होता है। तो सुन लो सारे बच्चे, हमारी बॉडी में एक पेल येलो फ्लूइड भी होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, ठीक है। और उस प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा पहले तो वाटर होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं। आयंस का मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आयन घूमते रहते हैं। 3 टाइप के प्रोटीन तुम्हें याद रखने हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ठीक है। देखो, तुम्हारी बॉडी में आयन बैलेंस होना चाहिए, यस और नो? जैसे मान लो तुमने ज्यादा पानी पिया तो यूरिनेशन भी ज्यादा जाओगे, वॉशरूम ज्यादा जाओगे ना, ज्यादा पानी पियोगे तो। अब कम पियोगे तो शायद जाओगे ही नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में जो आयन बैलेंस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? एल्बुमिन की वजह से, मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया था, 2 बच्चियां, मान लो 2 बच्ची एकदम खूब गंदे वाले एरिया में चली गई जहाँ बहुत सारा इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस के वहां पहुंच गई, तो लेकिन एक का ग्लोबुलिन काफी अच्छा था, तो जल्दी से ठीक कौन हो जाएगा? जिसके पास ग्लोबुलिन ज्यादा होगा, राइट? तो जिसके पास ग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बेकार होती है? अच्छी होती है। तो जिसके पास ग्लोबुलिन ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इम्यूनिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो गाइस, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो इसका मतलब ग्लोबुलिन अपने आप में क्या है? बहुत अच्छा प्रोटीन है, ठीक है।
तो प्लाज्मा के अंदर तो अच्छा ये प्लाज्मा जो है कौन से कलर का होता है? येलो। रेड। अच्छा तो फिर आरबीसी क्या होता है? तो ये पेल येलो है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा कहना इसे इट इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, थोड़ा काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है, पानी पानी जैसा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, कभी कभी जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ खून ही नहीं निकल रहा होता, कभी कभी ऐसा लिक्विड सा भी निकल के आता है उसकी बॉडी में से, तो इसका मतलब वो क्या है उसका कहना इसे प्लाज्मा भी हो सकता है। वैसे प्लाज्मा तो निकाल भी लेते हैं, तुमने देखा होगा शायद आजकल प्लाज्मा बैंक चल रहा है कोरोना के लिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज रह जाते हैं, तो उसके ब्लड में से क्या निकाल लिया जाता है? प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, ठीक है। मशीन होती है जो कि ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर देती है। तो प्लाज्मा के अंदर वैसे सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर। यस वेरी गुड, क्योंकि थोड़ा सा पेल येलो कलर, आई मीन थोड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट है, तो ऑफ कोर्स तो वाटर, कुछ लोग बोलते हैं वाटर अप्रोक्सीमेटली 90% होता है, ठीक है। तो वाटर 90%। अच्छा प्रोटीन्स भी होते हैं, राइट? तो 6 to 8% प्रोटीन। और कौन कौन से प्रोटीन है, उनका नाम क्या है? एल्ब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, ठीक है, लिन है लिन। और लास्ट में क्या आएगा? फिब्रिनोजेन। अच्छा ये फिब्रिनोजेन क्या करता है वैसे? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यस, जैसे जब किसी के चोट लगती है, ठीक है, तो जब किसी के चोट लगेगी तो इसका मतलब अब वो थ्रेड थ्रेड से बन जाते हैं ना वहां पे जहाँ पे चोट लगती है, तो वो सब क्या होता होगा? फिब्रिनोजेन की वजह से। तो वो टाके अपने, जैसे एक तो डॉक्टर टाके लगाता है जब ज्यादा चोट होती है, लेकिन जब कम चोट होती है तो बॉडी खुद ही टाके बना लेती है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजेन। ये धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। ऐसे मेरे पास क्या होते हैं? कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मैंने बताया तुम्हें अभी, क्या कोई बता सकता है? जस्ट अभी बताया। मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अभी पढ़ेंगे जिन्हें एटम्स एंड मॉलिक्यूल अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो Na+, K+, कैल्शियम आयन, तो ये सब अभी ऐसे लिख लेना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस? ये ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास, ठीक है। तो और ये हमारे पास ब्लड कार्पस्कल्स है। तो WBC, RBC एंड प्लेटलेट यहाँ तक। अच्छा तो देखो कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लड का वैसे फिजिकली देखा जाए तो क्या फंक्शन होता है? तो ब्लड का क्या फंक्शन होता है? कहना से हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, कहना से हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, मतलब ज्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया, ज्यादा बेसिक तो नहीं हो गया, कहना से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा कोई बता सकता है होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस, साहिल या चंदन, होम्योस्टेसिस कोई बता सकता है तुम में से कोई भी? होम्योस्टेसिस क्या होता है? अरे भाई तुम जब भी सर्दी गर्मी होती है तुम्हारी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर करने की कोशिश करती है, नहीं करती? तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। सर्दियों में तुम क्यों इतने सारे कपड़े पहनते हो? ताकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो जाए। तो इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। हम अपनी टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। ओके। अच्छा आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, राइट, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पूरी बॉडी पार्ट में फैलता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और वो प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं? क्लॉटिंग। क्लॉट जब भी चोट लगती है तो सबसे पहले प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं। यस सॉरी सर ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो गाइस आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? कहना इसे वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट होता है। डब्ल्यूबीसी ओवरऑल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जितनी भी इम्यूनिटी रिएक्शंस होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। और प्लेटलेट किसमें हेल्प होते हैं? क्लॉटिंग में, राइट एवरीबॉडी? स्वास्तिका, वैष्णवी, साहिल, ठीक है, ओके। तो अच्छा कभी कभी ये भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेरम, ब्लड का सीरम? तो ब्लड सीरम क्या होता है? ब्लड सीरम, देखो ये पूरा का पूरा जो तुम अब राइट नाउ स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या अपने आप में ब्लड है। तो अब मैं ये सिर्फ बोलूं कि एक सीरम का सैंपल दे दो, तो सीरम का सैंपल क्या होता है इसका मतलब? ब्लड का सैंपल। तो ब्लड का सैंपल तो फिर ब्लड ही सैंपल बोल देते, सीरम की बोल रहे हैं? सीरम वो उसका फिब्रिनोजेन और कुछ ऐसी कुछ होता है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो देखो देखो, ब्लड के अंदर ये प्लेटलेट हो गए, ये फिब्रिनोजेन हो गए, देख रहे हो ना इधर की साइड लिखा हुआ है मैंने फिब्रिनोजेन। तो ये फिब्रिनोजेन जो हो गए, तो इसका मतलब ये तो क्लॉटिंग करवाते हैं ना, तो ये ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं जहां पर भी इनको लगेगा, जहां पे जरूरत है,
क्लॉट। अगर उस ब्लड में से तुम ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, इन प्लेटलेट को हटा दो, फिब्रिनोजेन को हटा दो, तो फिर वो क्या बन जाएगा मेरे पास? सेरम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ब्लड में से तुम कौन से कंपोनेंट को हटा दोगे? सीरम को हटा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? अरे सुन रहे हो या नहीं? यस सर। बीच में से आवाजें आ रही है पता नहीं। तो फिब्रिनोजेन हटा देंगे तब ना? हाँ, फिब्रिनोजेन हटा देंगे तब। इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब हम हटा देंगे, तो ब्लड और प्लाज्मा और ब्लड सीरम के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं तब तो वो क्या है? ब्लड प्लाज्मा। तो इसका मतलब पहले मैं मेन बता देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होता है? थोड़ा सा येलो येलो कलर का होता है, तो फेंट येलो कलर। तो इसका कलर कैसा होता है? थोड़ा सा येलो येलो कलर का होता है। लेकिन सेरम की बात करता हूं तो ये कैसा होता है मेरे पास? पेल येलो इन कलर। ठीक है, तो वो मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, आई नो दैट। सर आपने इनके आगे क्या लिखा है? कलर कलर भाई मेरी राइटिंग इतनी माशाल्लाह है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो एकदम नहीं है। सीओ की जगह इन्फिनिटी का साइन लग रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे को राइटिंग के पता है 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, पर ठीक है। हाँ ठीक है। स्वास्तिका तुम चुप हो जाओ। ठीक है, सर कभी तो तो आप ये कह रहे थे करोड़ में देते। तो फेंट येलो कलर और ये मेरे पास पेल येलो कलर। ठीक है, अच्छा ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखो एक चीज का ध्यान रखना है, क्या प्लाज्मा के अंदर ब्लड कार्पकल्स होते हैं? ब्लड कार्पस्कल्स नहीं। नो नहीं। सर। ठीक है, तो अब चलो इसको मेन बात हम मेन बात लिख देते हैं अपनी, कि इसके अंदर क्या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। क्या कौन सा वाला नाम क्या है उसका? फिब्रिनोजेन। यस, तो उसका नाम फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स लिख लेना। ठीक है, आर प्रेजेंट हियर, लेकिन यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स फैक्टर्स एब्सेंट। तो ये सेरम होता है बस। ठीक है, आर एब्सेंट। तो गाइस यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब बस सुन लो एक बार। तो देखो ये तो हमारे पास एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। कभी कभी ये आता है कि जो आरबीसी होता है, तो ये सिमरन आरबीसी का फंक्शन बताओ एक बार क्विकली क्विकली। सर आरबीसी का फंक्शन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। आरबीसी की शेप न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी की शेप सर्कुलर। शेप सर सर्कुलर। सर्कुलर नहीं होती है, उसे सर्कुलर। बाइकनकेव बोलते हैं, उसे बाइकनकेव। ठीक है, इस टाइप की। सर्कुलर तो ये होती है ऐसी, ये तो थोड़ा सा ऐसे होती है ना, थोड़ा ओवल टाइप सी, तो इसे बोलते हैं बाइकनकेव शेप। ठीक है, अच्छा देखो अब ये जो होती है ना, सब लोग जितने भी जैसे मैमल्स, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, उन सबके अंदर खून खून निकलता है, कभी देखा होगा? कहीं भी तुम किसी फिश को मारोगे या एम्फीबियन को मारोगे या रेप्टाइल को मारोगे, उनमें से खून ही तो निकलता है, राइट? तो ये क्या होता है, इनके पास आरबीसी होता है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो किससे बनता है, कहाँ से आता है? मैंने बताया होगा शायद ये बात, बोन मैरो। यस, और बोन मैरो से बनता है, राइट? और इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ सर ये ब्लड इरेथ्रोपोएसिस। प्लाज्मा के साथ नहीं लिखवा रहे ना? नहीं नहीं नहीं, ये अलग बात आ गई अब। द प्रोसेस ऑफ, यस सर फेंट येलो और पेल येलो में क्या डिफरेंस हुआ? यार, पेल येलो मतलब थोड़ा हल्का कलर, और फेंट येलो का मतलब बहुत ही हल्का कलर। ठीक है, ऐसा है। तो मतलब है थोड़ा सा, अभी मैं दिखा देता हूँ, चलो पिक्चर में भी। क्या समझाए आप? वाह, वेरी गुड। तुम चुप हो जाओ स्वास्तिका, अभी रुको, एक बच्चे को हम क्लास से निकालते हैं। द सर प्रोसेस ये ऑफ आप हर बार कर सकते हो, पर नहीं हो फॉर्मेशन। सकता ना विपक्ष में। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे हम? एरेथ्रोपोएसिस। एरेथ्रो, मैं जानता हूँ कि आज जान भी बहुत खुश होगी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है, पर ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस, पर उसकी चालों में कामयाब नहीं होने दूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, मान लो तुम्हारी बॉडी में अगर आरबीसी बनती है, ठीक है, तो आरबीसी की जो, जैसे एक बार आरबीसी बन गया तो वो कितने दिन तक रहेगा, कितने घंटे या कितने दिन, क्या लगता है तुम लोगों को? 120 days। अरे वाह क्या बात है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो घंटे की बात नहीं होती है, एक आरबीसी 120 दिन रहता है। इसका मतलब देखा जाए तो ये कितना हो गया मेरे पास, कितने महीने हो गए? तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 महीने। 4। ठीक है, तो देखो ये देखो 3 महीने बोला था कोई। सर, यस सर। ठीक है,
कोई बात नहीं, तुम वहां पे उनकी चाल तो कामयाब करवा दोगे, लेकिन नॉलेज भी चाहिए होती है, ठीक है। सब बताते हैं, सब बायो बायो सर, क्लास। एरिथ्रोपोएसिस सर, यहाँ पे, सर, यस यस यस। सर वैसे ये तो सिमिलैरिटी है, वो भी आपके अगेंस्ट बोलती थी, ये भी हाँ तो अगेंस्ट ही अरे तो बोलती पूरा, है। अरे चाल है वो उसकी, उसने पहले ही कह दिया कि मैं तो नहीं आ पा रही, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तंग ना करूं, तो एक एजेंट उसने बोल के, बताओ, अपने अपने मकसद को कामयाब करवाने के लिए उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, कह रही कि नहीं तब तुम जाओ आगे। जाओ वीर आगे बढ़ो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर चाल ना तो उसकी कामयाब हुई थी और ना तुम्हारी हो पाएगी, ठीक है। होगी तो सर, अच्छा कब देखो, तक सर, कब तो तक? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो 120 दिन हाँ रह सर। पाता है हमारे पास क्या, जो हमारे पास आरबीसी होता है, ठीक है। अच्छा जहां तक पता नहीं तुम लोगों का, मैंने कोई एक पता नहीं मीम वीम जैसा तुम लोगों ने कोई मीम वीम पेज बना रखा है, तो उसमें मैंने देखा कि किसने डब्ल्यूबीसी के वो शेयर कर रखे थे। यस सर, ILC कोड्स एंड मीम्स। हाँ कोट्स 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 में, सर हाँ मीम्स का नाम, ठीक है मीम्स जो भी होगा। अच्छा कोट्स, अच्छा अच्छा क्यूट जो होता है, ओके, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसमें। सर QUOT, हाँ वो तो पता है मुझे, अच्छी अच्छी कोड्स एंड बातें, मीम्स। कोट्स एंड मीम्स, कोट ही ठीक है बोलते हैं उसको ठीक इंग्लिश है। में। देख रहे हो ये सारे बच्चे? यस सर। तो ये हमारे पास क्या है, एनएल Yes, sir. मैप है। एनएल मैप का मतलब न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। तो ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं, और ये डब्ल्यूबीसी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप की डिफरेंट टाइप के इम्यूनिटी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी थोड़े से शॉर्ट लिव होते हैं, जैसे आरबीसी तो तुम्हारे पास 120 दिन रह पाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी इतने टाइम तक जिंदा नहीं रह पाता, ये बनते रहते हैं और डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे में ये चीजें बैक्टीरिया फंगस एंटर करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यस सर। ये भी हमारी बॉडी में बनते रहेंगे और ये Yes. सब काम होता रहेगा। तो अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, देखो अब हमारे पास ये क्या है, जैसे न्यूट्रोफिल है, मैंने कुछ नरेंद्र मोदी का बताया था, Yes, एनएम sir. एनएल, ठीक है। तो एनएम तो नरेंद्र मोदी, तो इसका मतलब बताया था ये बहुत ही अच्छे सेल्स होते हैं, जैसे सफाई अभियान चलाया गया था मोदी के द्वारा, राइट। इसी के तो हमारी बॉडी में भी सफाई अभियान कौन चलाता है, गंदे गंदे सेल्स को कौन हटाता है, बाहर के सेल्स को कौन भगाता है, एन और एम, ठीक है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ठीक है। तो इस चीज का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो कहना है इसे जो न्यूट्रोफिल होता है वो फैगोसाइटोसिस करता है, जैसे जैसे ये न्यूट्रोफिल आ रहा है, ये कोई Yes, बैक्टीरिया है, sir. तो ये न्यूट्रोफिल आएगा, इसे खा लेगा इस तरीके से, जैसे पैकमैन, तुम गेम खेलते हो ना, एक पैकमैन आता है ऐसे ऐसे खाता रहता यस है, सर। तो इसी तरीके से ये Yes, न्यूट्रोफिल sir. आता है, और ये न्यूट्रोफिल इस गंदे गंदे सेल्स को खा जाता है और बाहर के बैक्टीरिया फंगस को खा जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। और मोनोसाइट भी यही Yes, करता है। तो दो टाइप के सेल जो कि गंदी गंदी चीजों को हटा देते हैं हमारी बॉडी में से, वो कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मोनोसाइट। अच्छा मैंने बताया था एक ऑसिनोफिल है, ई, ये ऑसिनोफिल ज्यादातर कौन सी टाइप की रिएक्शंस करवाता है हमारी बॉडी में, ई कोई बता सकता है? Sir protects from allergy. यस, ये भी शायद हमने इम्यूनिटी उसमें पढ़ा था, इम्यून सिस्टम में। तो ऑसिनोफिल आईजी, ई जब मैंने लिखवाया था, तो ये ई हमारे पास क्या करता है, ऑसिनोफिल एलर्जी वाली रिएक्शंस में कॉज होता है। देखो इसकी शक्ल से पता लग रहा है एलर्जी जैसा, देख रहे हो डॉट डॉट टाइप के ये, तो ये एलर्जी कॉज करते हैं, तुम्हें पता होगा, पॉलन ग्रेन आ गए, धूल मिट्टी आती है तो लोगों को एलर्जी हो जाती है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है। हाँ एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है, या एलर्जी हो भी गई तो वो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया ना। एलर्जी कब होती है, जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाए, वरना हो तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी अगर मैं मोनोसाइट की बात कर, मोनोसाइट तो बता ही दिया, बेसोफिल की अगर बात करता हूँ, तो ये हिस्टामिन होता है, देखा जाए तो ये ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और एंटीबॉडी बनाने में भी हेल्प करता है। वैसे एंटीबॉडी सबसे कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी का मतलब जो बेसिकली लोगों को मारती है, राइट, फंगस को, बैक्टीरिया को। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जो इनको पे अटैक मारते हैं, बाहर के फॉरेन सेल्स पे, तो वो लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। बेसोफिल ज्यादातर हिस्टामिन निकालते हैं, Antibody. थोड़ा बहुत बोल सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड है, और हिपेरिन निकालते हैं। तो ये बेसोफिल्स भी बेसिकली देखा जाए तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में इन्वॉल्व है इम्यूनिटी की। तो एनएम फैगोसाइटोसिस करते हैं, ई एलर्जी रिएक्शन में है, बेसोफिल ओवरऑल इम्यूनिटी रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व है, अलग अलग चीजें निकालती है, हिस्टामिन और हिपेरिन, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को याद रहेगा। सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रेजेंट है, Neutrophil. और सबसे कम बेसोफिल। बेसोफिल। तो बेसोफिल तो पहले जैसे मैंने बताया था मेरे अंदर जियो आया था, तो इसका कोई फंक्शन है, जैसे अभी मैंने बताया, तो तुम्हें बेसोफिल का कोई फंक्शन सच में दिखा,
नो सर। नो No, सर। sir. ओवरऑल बोल दिया जाता है कि इसका कोई फंक्शन है, लेकिन बेसोफिल बहुत ही कम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा सेल कौन सा है जो एंटीबॉडी बनाता है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो WBC का लिम्फोसाइट काफी अच्छा होता है। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। No, sir. ठीक है, No, बाकी sir. लिम्फ तो सब जानते होंगे, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, राइट। तो इसके अंदर कोई आरबीसी नहीं होता, बस कुछ प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो ये WBC के अंदर भी क्या होता है, लिम्फ होता है। तो ये लिम्फ बेसिकली क्या करता है, कहना इसे, ये प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से। यस सर। Yes, sir. यस सर। लिम्फ और प्लाज्मा अलग चीजें हैं। लिम्फ अपने आप में अलग है, एक अलग टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, इजंट Yes, इट। sir. तो ये लिम्फ का मैंने बताया था, ये एक तो इम्यूनिटी रिएक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और एक क्या करता है, मैंने बताया था हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, राइट। तो मैंने Yes. बताया था ये लिम्फ उन फैट को लेके डाइजेशन में हेल्प करवाता है। ये उसमें भी था, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वेलाई होते हैं, बताया था मैंने, तो वो फूड को Yes, एब्जॉर्ब, sir. तो ये लिम्फ उन फैट की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ मोटे मोटे तौर पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो गाइस, ऑल द वे, आई गेस यू पीपल हैव टेस्ट टुडे, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द, यस। जो फिजिक्स वाला जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव है ना? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव है। सर प्लीज सर, टाइम बहुत कम रहता है सर। देखो कुछ भी हो सकता है, अभी हमारे ऊपर तो है नहीं कि सब कुछ ऊपर से आता है। सर नहीं सर, ऐसा नहीं रेस्ट होता, ऑफ सर, दी, please, बाय बाय, सर, टेक सर, केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, please, टेक केयर, सर, बाय बाय, बाय बाय। please।